हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। आज का जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर अगर आप सीएपीएफ एसी एग्जाम के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई नो आपका जो टाइम है वो काफ़ी कम रह गया है। लगभग 3 महीने का जो गैप है अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो देखने को मिलेगा आपको। और ये जो 3 महीने हैं आप किस तरह से प्रॉपरली फुली से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें अगर बात करें तो सबसे पहले कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अगर प्रिपरेशन काफ़ी लंबे समय से चल रही है तो आई नो कि आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही होगी, बट अगर लास्ट मिनट प्रिपरेशन की मैं बात करूं कि किस तरह से आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने हैं, तो उसी के लिए आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलेगी, बट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कंप्लीट जो वीडियो रहेगी आपकी माइंड मैप्स है। माइंड मैप्स मतलब ये आपको डेट वाइज, आपको जिस तरह से चीजें डेवलप हुई हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, डेट वाइज ईयर बाय ईयर आपको चीजें देखने को मिलेगी। और इसमें भी हम जानते हैं कि कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री जो कवर कर पाना है वो बहुत मुश्किल टास्क है, बट हम यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं, आपको एक क्विक रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से, अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डेट्स आपको याद रखनी पड़ती है, या फिर कोई रेगुलेटिंग एक्ट आया है, कोई एक्ट पास हुआ था तो उसके अंदर क्या क्या चीजें जो थी वो की गई थी, क्या क्या बदलाव थे जो देखे गए थे, वो सारे आपको याद रखने जरूरी है। तो ये जो हमारी वीडियो है इसका मेन जो पर्पस है वो उन स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स की तैयारी को, एस्पिरेंट्स की तैयारी को बूस्ट करना है जो ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जिनके पास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए उतना वक्त वो नहीं दे पाए हैं। तो उस केस में ये वीडियो जो है आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये एक रिवीजन करवाने के लिए आपको वीडियो देखने को मिलती है और इसमें हम डेट वाइज कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर उन सभी को एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत जो हम करेंगे वो कहां से करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट जो शुरुआत होगी हमारी जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया के अंदर आए थे, वहां से शुरुआत देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी। मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है आप देखेंगे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको देखने को मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिन जो है या फिर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में आने के बाद धीरे धीरे करके, वैसे तो बेसिकली आए तो आपका बिजनेस करने के लिए थे, मर्चेंट्स थे, बट धीरे धीरे करके इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया के अंदर एक डोमिनेंट, एक रूलर के तौर पे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से इन चीजों की शुरुआत होती है और फिर कैसे वो 200-250 साल इंडिया के ऊपर रूल करते हैं। एट द एंड 1947 में देश आजाद होता है, उनके रूल से, उनके अत्याचारों से, यही सारा कुछ आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। हम सारा कुछ कवर करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी कैसी कंपनी थी, ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि मर्चेंट्स की कंपनी, ठीक है। इसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, आपको कुछ कुछ की वर्ड्स जो हैं वो याद रखने जरूरी हैं, ठीक है। ये की वर्ड्स ही आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, क्योंकि अगर हम पूरी स्टोरी की तरह से पढ़ेंगे तो स्टोरी तो नहीं आपको लिखने को आएगी, बट यस जो की वर्ड्स हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपके जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है, उनको एक रॉयल चार्टर जो है वो ग्रांट किया जाता है बाय दी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये चार्टर जो था इसके अंदर कंपनी को मोनोपोली पावर दी गई थी, किस चीज की, ट्रेड करने की। और ट्रेड कहां पे, ईस्ट इंडीज में। अट्रैक्टिंग द मर्चेंट सीकिंग वैल्यूएबल कमोडिटीज, किस तरह की कमोडिटीज, स्पाइसेस, टेक्सटाइल और टी, इन सब कमोडिटीज की खरीदना बेचना, उसको, इन सभी की जो मोनोपोली थी वो इंग्लैंड में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट दी गई थी। तो शुरुआती दौर में तो ये था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आपकी ट्रेड करेगी, ठीक है। बट धीरे धीरे हम क्या नोटिस करते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपना इंफ्लुएंस एक्सपेंड करती है, कहां से आगे, बियॉन्ड द ट्रेड एट इट्स एज इट ग्रेजुअली गेन द पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री पावर। तो यहां पर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका ट्रेड से हटकर पॉलिटिकली और मिलिट्री पावर जो है वो गेन करना स्टार्ट कर देती है। और इसी वजह से क्या है, ये एक डोमिनेंट फोर्स बन के उभरती है, कहां पर, इंडिया में, ठीक है। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई तो उस टाइम पर क्या हुआ, इन्होंने नोटिस किया कि इंडिया के अंदर जितने भी रूलर्स हैं या फिर जितने भी आपके ये प्रिंसली स्टेट्स या फिर रजवाड़े आप कह लीजिए, जो ये अलग अलग थे, नवाब थे, उसके बाद आपके जाट थे, राजपूत थे, ये सारे अलग अलग थे, होलकर, सिंधिया, ये सब लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे तो खुश होते थे अगर एक ने दूसरे को हरा दिया, तो जो तीसरा पर्सन होगा या फिर तीसरा जो होगा वो खुश होता था।
यही चीज जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नोटिस की इंडिया के अंदर आकर, और उन्होंने देखा कि ये तो यूनिटी की कमी है यहाँ पर, तो उस वजह से वो एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन पाने में सक्षम हुए या फिर कैपेबल हुए। तो इस तरह से उन्होंने डोमिनेंट फोर्स अपनी जो थी वो बढ़ाई। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ ट्रेड का इनका काम था। इन्होंने पॉलिटिकल मिलिट्री पावर गेन किया, इसके साथ साथ इन्होंने अपने रिलेशनशिप जो थे उनको भी बढ़ाया। किनके साथ? जो लोकल रूलर्स थे। जहां प्यार से बात बनती है वहां प्यार से, जहां पर डंडे से बात बनती है वहां पे डंडे से। इस तरह से इन्होंने अपनी डोमिनेशन जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अब ध्यान दीजिए हमने इंडिया शब्द नहीं यूज किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूज किया। दैट मीन्स इंडिया के अलावा, जो आज का इंडिया है उसके अलावा पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे जो एरियाज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो वहां पर इन्होंने कब्जा किया, एस्टैब्लिशमेंट किया, और इस तरह से उस कब्जे के बाद इन्होंने 200-250 साल तक जो रूल किया, उसके बाद इंडिया की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी की जो अर्ली एक्टिविटीज थी और ट्रेड प्रैक्टिसेस थी वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी। किस चीज में? फ्यूचर की इंटरेक्शन में बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडिया। क्योंकि यहां पे जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकारी या फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट नहीं थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट्स की एक कंपनी थी जिनको एक चार्टर दिया गया था, ठीक है। तो लेकिन ये कंपनी जो है धीरे धीरे करके पॉपुलर होती है और उसकी वजह से इंडिया का पूरा जो हिस्ट्री है, इंटरेक्शन है, वो सब बदल देती है। तो यहां से आपकी इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शुरुआत होती है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये आपकी क्विक रिवीजन है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी चीजें जो है हम उनको ध्यान नहीं देंगे, पहले हम कोशिश करेंगे कि बड़ा ब्रॉड व्यू जो है उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो एक इवेंट आती है वो है आपकी बैटल ऑफ प्लासी। 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी आपकी होती है, जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन बिटवीन जो था हमारा 1600 से लेके ये लगभग 150 साल का जो समय बीता, इसमें हुआ क्या आप जानते हैं। इसके अंदर अलग अलग वॉर्स हुई आपकी, ठीक है, मराठास के साथ हुई, नवाब के साथ हुई, जो अलग अलग है उनके साथ हुई। तो इसमें हम क्या नोटिस करते हैं कि जो 1757 से लेकर 1857 के बीच के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो सारे की, तो इन सब में होता क्या है कि ब्रिटिशर्स जो थे धीरे धीरे कंपनी का जो कंट्रोल है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंड मतलब कि आपका साउथ में उन्होंने काम कर लिया, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, उसके बाद बंगाल हो गया, ऊपर के एरियाज हो गए, सभी जगह पे अपना कंट्रोल जो है स्टैब्लिश करने की धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं। बट जो एक मेन इवेंट आपको नजर आएगी वो मेन इवेंट है आपकी 1757 बैटल ऑफ प्लासी। इस दिन होता क्या है, या फिर ये बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअली में क्या है कि 1757 की जो बैटल थी ये एक टर्निंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है इंडियन हिस्ट्री में। टर्निंग पॉइंट क्यों है और क्यों हमने इसका जिक्र किया यहां पर? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लेड बाय दी रॉबर्ट क्लाइव, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो जानते होंगे कि रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश जो ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके अंदर एक क्लर्क के तौर पे थे, बट बाद में वो आपके एक बड़े इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर के तौर पे भी बन के उभरते हैं। इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसको ये लीड कर रहे थे और इन्होंने डिफीट किया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल थे, ठीक है। बंगाल के नवाब को कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। फोर्ट विलियम के बारे में आपने सुना होगा, कलकत्ता के अंदर वो बनाया गया था, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। अभी रिसेंटली करंट अफेयर में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विजय दुर्ग उसका नाम रखा गया है। खैर वहां पर सिराजुद्दौला ने ऑब्जेक्शन उठाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहां पे एक तो फोर्टिफिकेशन कर रही थी, किलेबंदी कर रही थी, ठीक है, और जो उनको परमिशन मिली थी मुगल एम्परर से बिजनेस ट्रेड करने की, उस परमिशन का भी मिसयूज कर रही थी। खैर अलग अलग वजह हैं, उसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके साथ वॉर में जाते हैं, लड़ाई में लड़ते हैं। बट वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत जाते हैं, और ये जो विक्ट्री थी, उनकी जीत जो थी, ये आपकी उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंपॉर्टेंट कर देती है। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया, इन सभी चीजों को साथ के साथ ये आपका मीर जाफर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट नाम जो है देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बंगाल के नवाब के इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हैं, बंगाल के नवाब आर्मी के एक इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिन्होंने क्या किया, बिट्रेयल मतलब कि धोखा दिया, किसे? सिराजुद्दौला को। तो उसके बाद सिराजुद्दौला जो हार जाते हैं बंगाल में, और यहां पर ये जो बैटल थी, बैटल ऑफ प्लासी, मार्क दी बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस। ध्यान दीजिएगा कीवर्ड ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस। इससे पहले वो ट्रेड में ही इन्वॉल्व थे, बट अब धीरे धीरे करके पॉलिटिकल डोमिनेंस उनकी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और इसीलिए आपका बैटल ऑफ प्लासी इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक
दिन के तौर पे, एक साल के तौर पे, एक इवेंट के तौर पे देखा जाता है। कंपनी यहां से इसके बाद एक्वायर कर लेती है सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजी बेस फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन। दिस बैटल डेमोन्स्ट्रेट द कंपनी ग्रोइंग पावर एंड मार्क द क्रूशियल स्टेप इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इस तरह से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यहां से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आपको करते हुए नजर आ जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है आपका बैटल ऑफ बक्सर। 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर जो है हमें देखने को मिलती है। बैटल ऑफ प्लासी इससे पहले हो चुकी है, वहां पे सिराजुद्दौला जो नवाब है वो हार चुके हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर का टाइम आता है। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, 1764 के अंदर फर्दर सॉलिडिफाइड द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सेकंड इवेंट है। बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट था, बैटल ऑफ बक्सर सेकंड था। क्यों, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। शुरुआत वहां से हुई है बट ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट नजर आता है। क्यों, यहां पे कंपनी की जो फोर्सेस हैं वो डिफीट करती हैं कोएलिशन, मतलब जॉइंट जो आर्मी थी, जॉइंट मिलिट्री पावर थी, वो किसकी, इंडियन रूलर्स की, जिसमें इंक्लूडिंग होते हैं आपके मीर कासिम, ऑल्सो द नवाब ऑफ द बंगाल, ये बाद में बने थे। उसके बाद सुजाउद्दौला, ये थे नवाब ऑफ द अवध, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट शाह आलम टू द मुगल एम्परर। इस टाइम पे मुगल जो थे वो पूरी तरह से वीक हो चुके थे। मतलब डिक्लाइन ऑफ द, जब अब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं उसमें स्टार्टिंग में डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर भी आप पढ़ते हैं कुछ, ठीक है। तो ये शाह आलम टू जो थे मुगल एम्परर थे, बट ये भी डिक्लाइनिंग के रास्ते पे थे, मुगल एम्पायर नीचे गिर रहा था। तो ये कोएलिशन जो गवर्नमेंट थी या फिर कोएलिशन जो आर्मी थी, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की शुरुआत करते हैं। बट क्या होता है, दिस विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स या फिर कंपनी मिलिट्री, इसकी मिलिट्री पावर को, सुपीरियरिटी को दर्शाती है। और इसी हार के साथ ब्रिटिशर्स जो हैं, इनके साथ जो आपके सुजाउद्दौला थे, मीर कासिम थे और मुगल एम्परर शाह आलम थे, इनके साथ इलाहाबाद की ट्रीटी जो है वो साइन करते हैं। कीवर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर ग्रांट किया गया था क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स, द राइट ऑफ द कलेक्ट रेवेन्यू, बंगाल से, बिहार से, ओडिशा से, इन तीनों जगहों से। ये भी आपके कीवर्ड्स है, बंगाल, बिहार, ओडिशा, यहां से तीन जगहों से दीवानी राइट्स कलेक्ट करने की पावर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद मिलती है। सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग देयर इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कंट्रोल, साथ के साथ आपका पॉलिटिकल और आपका जो इकोनॉमिक कंट्रोल है, क्योंकि दीवानी राइट्स मिल गए हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट्स मिल गई हैं, तो वो भी आपका जो इन्फ्लुएंस है ब्रिटिशर्स का और ज्यादा देखने को मिलेगा। द बैटल ऑफ बक्सर एस्टैब्लिश द कंपनी एज द डोमिनेंट पावर इन लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया। लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि अभी पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, अभी लार्ज मतलब काफी हद तक बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा अगर बात करें तो बंगाल सबसे ज्यादा फ्लरिश्ड आपका एक एरिया था इंडिया का उस टाइम पे, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं थी, एग्रीकल्चर पूरे अच्छे लेवल पे फ्लरिश करता था, तो रेवेन्यू जनरेशन भी बहुत अच्छा खासा होता था। उसके बाद यहां से दूसरी जो आपकी स्टेज स्टार्ट होती है किस चीज की, देयर इवेंचुअल कंट्रोल ओवर द मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बट पहले बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर जो है बाकी के इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पे और ज्यादा उनका जो डोमिनेंस है उसको बढ़ाने में यहां से शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है। ये आपकी सेकंड स्टेज हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, कंपनी धीरे धीरे करके लगभग सारे इंडिया पे अपना कंट्रोल जो है स्टैब्लिश कर लेती है, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बट 1773 के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास होता है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास होता है। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यू नीड टू रिमेंबर, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या करने का, टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स। एक्चुअली में यहां पे हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो 1600 में जब क्वीन एलिजाबेथ ने उनको भेजा था, ठीक है, वो चार्टर देके कि चलिए आप ट्रेड कीजिए, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था, ट्रेड करने का। बट ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके एक इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है वो शो कर रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कंसर्न था कि हमने तो ये एज एक कंपनी बना के भेजे थे, बट ये इतने बड़े कंट्री पे रूल करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे ये अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो उनको ये भी डर था कि अगर ये वहां पर इतना बड़ा जो है कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहीं चैलेंज ना करे फ्यूचर में, इसलिए वो इस कंपनी को रेगुलेट भी करना चाहते थे।
साथ के साथ इसमें करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस चीज को भी रेगुलेट करना चाहते थे, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहते थे। तो इसलिए आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 आया, कंपनी अफेयर्स को रेगुलेट करना। दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द कंपनीज करप्शन, जैसा हमने बात किया, और मिसमैनेजमेंट, इसके ऊपर काम करने के लिए या फिर इस चीज को फोकस करते हुए आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके अंदर क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया किसको, अपोजिशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, नॉट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। विद द काउंसिल टू असिस्ट हिम, ऑल्दो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जरूर था, बट इसमें अभी भी कुछ लिमिटेशन जरूर थी। मतलब हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं डिटेल में तो हम ये जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल तो करना चाहता था बट फुली कंट्रोल कर नहीं पाया था, लिमिटेशंस अभी भी थी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और साथ में उसकी काउंसिल थी असिस्ट करने के लिए, एंड क्रिएटेड अ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई सारी चीजें हैं जो यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कलकत्ता, द एक्ट एम टू ब्रिंग द कंपनी अंडर द ग्रेटर ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर, एंड टू एड्रेस द इशू अराइजिंग फ्रॉम द एक्सपेंडिंग पावर्स, और जो भी आपके दूसरे इश्यूज अराइज हो रहे थे उनके ऊपर काम करने के लिए। वाइल इट हैड लिमिटेशंस, मतलब ये तो है कि लिमिटेशन जरूर उसके ऊपर लगा रहे थे। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 marked an important step towards the formalizing British oversight of the company activities in the India, कि ये जो कंपनीज की एक्टिविटी हो रही थी उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश जरूर यहां से आपके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हो चुकी थी, बट पूरा कंप्लीट कंट्रोल यहां पे अभी भी नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे करके फ्यूचर में आपका आगे देखने को मिलेगा कि यस, आगे आपका कंपनी का पूरा कंट्रोल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब अगर देखो तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके अंदर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। किस चीज का सिस्टम? डुअल कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। आप जानते हैं हिस्ट्री के अंदर, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि डुअल सिस्टम या फिर डुअल कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत की गई थी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से। इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और उसके साथ आपका इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। ये जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये रिप्रेजेंट करता था किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये आपका इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में होगा, वहां पे मेंबर्स होंगे इसके अंदर बहुत सारे, वो सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनते थे और वो भी कंपनी की जो पॉलिसीज थी उसको कंट्रोल करते थे। वाइल जो कंपनी था उसके अंदर और बनाया गया आपका सेकंड क्या? डुअल है क्योंकि, तो कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बनाया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के ही लोग हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में डिफरेंस है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पार्लियामेंटेरियंस इंग्लैंड, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये आपके कंपनी के ही मेंबर्स होंगे जिनको कंट्रोल दिया गया था किस चीज का? कमर्शियल एक्टिविटीज का। मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होंगे वो पॉलिटिकल जितनी भी चीजें होंगे, डिसीजन होंगे, अपॉइंटमेंट होगा, सब कुछ वो करेंगे, और कंट्रोल कॉमर्स का अगर बात करें तो वो आपका जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के वो आपका करेंगे। तो इसमें डुअल सिस्टम देखने को मिल रहा है। पहले क्या था? पहले पॉलिटिकल कंट्रोल भी कंपनी के पास था, इकोनॉमिक भी था, कमर्शियल, सारी तरह के कंपनी के पास थे। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसने पॉलिटिकल पावर उनसे ले ली। अब देखेंगे आप धीरे धीरे करके और ज्यादा कंपनी के ऊपर स्ट्रिक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट होता जा रहा है। The aim was to separate the company's commercial and the political function, ये मेन मुद्दा था, and increase the British government influence। हमने बताया ना आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस तो 1773 से ही पार्लियामेंट करना चाहता था, बट वो अचीव नहीं कर पाया। पिट्स इंडिया एक्ट ने उसको थोड़ा सा और मजबूत किया। दिस एक्ट फर्दर reduced the company autonomy and brought its administration more directly under the British control। इसका एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट लेके आता है। उसके बाद लाइंग द फाउंडेशन फॉर अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अब पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन का डायरेक्टली आपका इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे थी उसके अंदर इंटरफेरेंस या फिर उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर रहा है पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1793 के अंदर आपका परमानेंट सेटलमेंट आता है।
हमने आपको शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये आपके माइंड मैप्स है, क्विक रिवीजन के लिए है, ठीक है। अगर बात करें जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपका कल्चर और एजुकेशनल या फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स आए थे, उसके ऊपर भी आपको अलग से वीडियोस देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर डायरेक्टली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अलग अलग एक्ट्स हैं इनकी रिवीजन आपको करवाई जाए, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट या फिर परमानेंट सेटलमेंट जो आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, ठीक है। प्राइमरली इन द बंगाल बट लेटर ऑन ये आपका अलग अलग जो जगहें हैं वहां पर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। It was a land revenue system that aimed to stabilize the revenue collecting by the East India Company। अब इसमें था क्या, मतलब ये क्यों जरूरत पड़ी लॉर्ड कॉर्नवालिस को परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आपकी रेवेन्यू कलेक्ट किया करती थी, और ये जो रेवेन्यू है ये आपका हर साल इक्वली देखने को नहीं मिलता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि कभी ज्यादा कभी कम होता था। अब इस चीज क्योंकि आप जानते हैं मॉनसून हो गया या अदर चीजें जो होगी उनकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद बंगाल में जो कॉर्नवालिस है स्टार्टिंग में इसको परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पे स्टेबलाइज रेवेन्यू को कलेक्शन को कोशिश की गई। ये सेटलमेंट किस क्या रिकॉग्नाइज करती है कि जो जिम्मेदार होंगे वो आपके परमानेंट लैंड ओनर्स हैं उस जमीन के, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, पेइंग टैक्सेस के लिए। मतलब यहाँ पे किसानों से टैक्स नहीं लिया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि जमींदार हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा, और ये जो फिक्स्ड अमाउंट है उनके रेवेन्यू के लिए यहाँ पे रख दिया जाएगा। While it provided the company with this predictable income, it often led to the exploitation of the peasants by the जमींदार। क्योंकि जमींदार क्या कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वो कलेक्ट करे ताकि कंपनी को जो हिस्सा देना है वो तो फिक्स्ड है और उनके पास ज्यादा बचे। Who sought to the maximize their profit, the permanent settlement had a lasting impact on the agrarian structure of the Bengal, creating a class of the powerful landlords and altering the land holding patterns। इस तरह से आपका जो ये परमानेंट सेटलमेंट है धीरे धीरे करके इंडिया के एग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर परमानेंटली बन जाता है, और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलता है परमानेंट सेटलमेंट बाय द कॉर्नवालिस 1793 के अंदर। तो देखिए ये परमानेंट सेटलमेंट जो था आपका बंगाल में, जैसे कि हमने बात की सबसे पहले प्राइमरली वहीं पे आपका इसको जो था एक शुरुआत की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके आपके ऑल ओवर इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट या फिर अलग अलग जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसके अंदर ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। आगे अगर बात करें नेक्स्ट आपका आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसको एंड ऑफ द कंपनी मोनोपोली भी कहा जाता है। अब देखिए इंग्लैंड में एक्चुअली में हो क्या रहा था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को आए हुए इतना टाइम हो चुका था, और इतने टाइम के बाद अब क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दूसरे कॉम्पिटिटिव जो थे, जो इंग्लैंड में बिजनेसमैन थे या मर्चेंट्स थे, वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टोटली मोनोपोली यहाँ पर मिली हुई है उसको खत्म किया जाए। अब उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बाद ऊपर कई बार प्रेशर जो है लगाने की कोशिश की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दे। और इस वजह से ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, जो 1813 का आपका एक जो चार्टर एक्ट है उसको पास किया। अब ये चार्टर एक्ट एक्चुअली में करता क्या है, चार्टर एक्ट के अंदर ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को टी के ऊपर या फिर चाइना के साथ जो ट्रेड करने का जो मोनोपोली थी उसको रखा गया, बाकी सारी जो चीजें थी उसको हटा दिया गया। मतलब कि टी के अंदर अगर ट्रेड करना है और चाइना के साथ अगर ट्रेड करना है तो ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रह जाएगी। बाकी इसके अलावा जो भी दूसरी चीजें थी उन सभी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी दूसरी अदर जो कंपनी है इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, वो आपकी ट्रेड कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम थोड़ा सा पास में जो हमने पढ़ा उसमें देखें तो हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके ऊपर जो कंट्रोल था गवर्नमेंट अपनी ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ये जो स्टेप्स था ब्रिटिश पार्लियामेंट को उठाना पड़ा, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे या फिर वहाँ के जो दूसरे मर्चेंट्स थे उन्होंने ये सवाल बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उठाना शुरू किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको खत्म किया जाए। सिर्फ इस जो ये चार्टर एक्ट आया था उसके बाद आपका सिर्फ टी और चाइना के साथ जो ट्रेड करना था वो रह गया था, बाकी सारी चीजें ओपन कर दी गई थी। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्री ट्रेड आइडियोलॉजी। ये फ्री ट्रेड की जो आइडियोलॉजी जो ब्रिटेन के अंदर जो डेवलप कर रही थी उसके बारे में ये आपको देखने को मिलता है। While the company exclusive trading rights were curtailed, it marked a transition in the economic relationship। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप के अंदर एक ट्रांजिशन आना स्टार्ट होता है। वो क्या होता है,
बिटवीन द ब्रिटेन एंड इंडिया, ओपनिंग अप द इंडियन मार्केट्स टू द ब्रॉडर ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट। मतलब कि अब आपका ब्रिटेन की सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी, बाकी कोई भी कंपनी इंडिया में आके ट्रेड कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 के बाद आपका चार्टर एक्ट 1833 आता है, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है आपके अपॉइंट किए जाते हैं। अब देखिए, इससे पहले अगर बात करें 1773 की अगर बात करें, या फिर इससे पहले जो चार्टर एक्ट आपका आया था, उसमें क्या देखते हैं हम कि गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल जो है वो पोस्ट आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल जो है बनाए गए थे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, ये क्या करता है, फर्दर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर्स। अब यहाँ पे ब्रिटिश पावर जब हम टर्म यूज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि उसकी जो पावर है उसको और बढ़ाने का काम जो है यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इट एबोलिश, टोटली एबोलिश कर देते हैं क्या, कंपनी की जो रिमेनिंग आपकी कमर्शियल फंक्शंस थे। अब यहाँ पर जो कंपनी है उसके कमर्शियल खत्म हो चुके हैं, पॉलिटिकल खत्म चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक काम रह गया है, दैट इज द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब कि 1833 के जो चार्टर एक्ट है उसके बाद सिर्फ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम था या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थी वो रह जाती है, उसकी कमर्शियल पावर खत्म कर दी जाती हैं, उसकी आपकी पॉलिटिकल पावर्स खत्म कर दी जाती हैं। इसी के साथ साथ 1833 का जो चार्टर एक्ट है आपका, वो एक ऑफिस क्रिएट करता है जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो बंगाल आपका गवर्नर पहले था, पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी 1833 के चार्टर में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसको बना दिया गया था। ये क्यों किया गया था, सवाल, तो ये किया गया था कंसोलिडेट करने के लिए अथॉरिटी को। ठीक है, अब किस तरह से कंसोलिडेट की जाएगी यहाँ पर, ओवर द ऑल ब्रिटिश टेरिटरी। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो जहां पे गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल आपका शुरुआती दौर में जो पोस्ट बनाई गई थी, वो सिर्फ बंगाल और उसके आसपास की जो प्रोविंसेस थी उसका गवर्नर जनरल था। बाकी ऑल ओवर इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अदर जगहें थी जहां पर उन्होंने कब्जा कर रखा था या फिर अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रखी थी, वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अभी कोई भी रोल नहीं था। बट जब उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ये जो पोस्ट थी इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ना सिर्फ बंगाल बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अदर जहां पर उनका कंट्रोल था उन सभी एरिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है इस पोस्ट के थ्रू। ये एक्ट आपका क्या था, दिस एक्ट वाज द मेजर स्टेप टुवर्ड्स द मोर यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रीमलाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ताकि जो ब्रिटिश इंडिया का है वहां पर ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल और बढ़े। इसलिए आपका ये सब चीजें जो है चार्टर एक्ट 1833 के अंदर आपकी की गई थी, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट भी आपकी बनाई गई थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1853 का चार्टर एक्ट, जिसके अंदर आपको देखते हैं कि जो आपका आज के टाइम पे जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ द 1830 ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। ये आपकी ICS जो है ना, ये सर्विस आपके 1853 से स्टार्ट हो जाती है। देखा जाए तो ये इंडियन सिविल सर्विसेज जो है इसकी शुरुआत तो 1853 से हो रही है, और यहाँ पर ये एक स्टेप जो है एक अच्छा स्टेप मान के चला गया, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो सारे जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिसर्स थे, वो सारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। अब यहाँ पर जो ये इंडियन सिविल सर्विसेज का जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, उससे ये पॉसिबिलिटी जरूर बढ़ गई थी कि अब यहाँ पर इंडिया के जो लोग हैं, यहाँ के जो इंडियंस है, वो आपका सिविल सर्विसेज के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी अजम्पशन थी, और उसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी आने स्टार्ट हुए थे। बट शुरुआती दौर में क्या होता था कि कोई भी पर्सन जो ब्रिटिशर है उसको नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के द्वारा ही नॉमिनेट होता था, ब्रिटिश पर्सन ही नॉमिनेट होता था, वही वहां पे आपका ब्यूरोक्रेट होता था। बट इंडियन सिविल सर्विसेज के बाद धीरे धीरे करके जो इंडियंस हैं उनकी जो एंट्री है इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर वो बढ़ जाती है। तो यस, हम डेफिनेटली इसको एक अच्छा स्टेप मान के चलेंगे। इसने क्या किया, रिप्लेसिंग द प्रीवियस सिस्टम ऑफ द पैट्रोनेज एंड द नॉमिनेशन, दिस एक्ट एम टू क्रिएट अ मोर एफिशिएंट एंड मोर मेरिटोक्रेटिक सिविल सर्विसेज। क्योंकि अब जो बंदा आएगा वो सिर्फ नॉमिनेशन के बेसिस पे नहीं आएगा, वो एग्जाम क्वालिफाई करके आएगा, और एग्जाम के बेसिस पे जो क्वालिफाई करके आएगा डेफिनेटली वो बंदा डिजर्विंग होगा, या फिर वो पर्सन जो होगा डिजर्विंग होगा। दो इनिशियली फेवरिंग द ब्रिटिश कैंडिडेट, मतलब शुरुआती दौर में ये जरूर था कि ब्रिटिश कैंडिडेट्स को फेवर किया जाता था इसमें, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आपका हो गया तो उसके बाद ये लैंडमार्क एक स्टेप था किस चीज में, टुवर्ड्स द इंक्लूसिव सिस्टम, दो इट्स फुल इंपैक्ट वुड बी रियलाइज लेटर। कि शुरुआत तो डेफिनेटली हो गई थी आपकी, लेकिन जो इसका इंपैक्ट था वो धीरे 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 करके आना शुरू हुआ। क्योंकि जैसे हमने बात की कि शुरुआती दौर में तो ब्रिटिश जो कैंडिडेट्स थे उन्हीं को ही प्रिविलेज भी दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके सिस्टम जो है वो आपका सुधरना शुरू हो गया और इंडियंस जो थे वो इन सर्विसेज के अंदर आना स्टार्ट हो गए।
नेक्स्ट अगर बात करें रिवोल्ट ऑफ द 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। और हिस्ट्री के अंदर अगर हम आप मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक आपको देखने को मिलती है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ऑल्सो नोन एज द सिपॉय म्यूटनी, ये अगर आप ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए, और इसे फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है अगर आप इंडियन हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई थी। अब इस जो 1857 का रिवोल्ट था, इसकी खास बात भी क्या थी कि 1857 से पहले जो आपका इंडिया था, उसमें जो अलग अलग लोग थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते जरूर थे, बट इंडिपेंडेंटली लड़ते थे। मतलब कोई कभी लड़ रहा है, मतलब कोई किसी मुद्दे पे लड़ रहा है, कोई किसी मुद्दे पे लड़ रहा है, कोई एक जॉइंट या फिर एक बेस नहीं था, इंपॉर्टेंट इकट्ठा यूनिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था जिसके हिसाब से क्या कर सके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। बट ये 1857 का जो रिवोल्ट है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिवोल्ट था, वाइड स्प्रेड अपराइजिंग थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और ये जो ट्रिगर हुआ था, क्यों हुआ था, इसके कई सारे फैक्टर्स जो आपको देखने को मिलते हैं। एक तो राइफल वाला फैक्टर भी है, जिसमें कहा जाता था कि जो उसका कार्ट्रेज है उसको ओपन करने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, और उसमें जो काऊ है या फिर जो पिग है उसका जो फैट है वो लगा होता था। मतलब अलग अलग काफ़ी सारे हैं। और इसमें अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, तो इसमें फार्मर्स थे, इसमें मजदूर थे, इसमें महिलाएं थी, इसमें हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का बंदा था, इवन सैनिक थे, सारे थे। सभी के रीजंस अलग अलग थे। अगर किसानों की बात करें तो लगान बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा था, मजदूरों के हालात भी अच्छे नहीं थे, महिलाओं के नहीं थे, जो सैनिक थे मतलब आर्मी के अंदर थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से ये आपका 1857 का रिवोल्ट होता है। खैर मुद्दा ये है कि सभी लोग इकट्ठे थे और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के खिलाफ ये रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है। ये रिवोल्ट आपका पूरे नदर्न इंडिया में फैलता है बेसिकली, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बिहार हो गया आपका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश हो गया, ये दिल्ली, हरियाणा, ये सारा हिस्सा इस जो रिवोल्ट है उसका पार्ट था। साउथ इंडिया में थोड़ा कम देखने को मिलता है, मैक्सिमम पर्सन ऑफ द सोसाइटी इस चीज़ को, इस रिवोल्ट में साथ देते हैं। खैर लेकिन धीरे धीरे करके क्या करते हैं, ये जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस तो कर दिया जाता है। इट वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट, बट ये एक क्या है, मेजर टर्निंग पॉइंट बन के उभरता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि जब ये रिवोल्ट आपका शुरू हुआ, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल कर रही थी। वहां से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट अपना जो पावर था वो थोड़ा सी और एक्सर्ट करना चाहता था इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालना चाहता था। अब ये जो इवेंट हुआ, इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक नेगेटिव पॉलिसीज थी या फिर एक नेगेटिव जो इमेज थी वो उभर कर आई। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन के पार्लियामेंट को पता लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया जो है अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो आपका खत्म कर दिया गया। और अब ये जो कंट्रोल है डायरेक्टली किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, मतलब ब्रिटिशियंस के पास चला गया। रिवोल्ट ऑफ द 1857 इज रिमेंबर्ड एज अ सिंबल ऑफ द इंडियन रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल। इसलिए हमने शुरुआत में पढ़ा ना कि ये जो रिवोल्ट था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कॉलोनियल रूल जो था, मतलब ब्रिटिशर्स का जो रूल था, उसके अगेंस्ट एक सिंगल ऐसा रिवोल्ट हमें शुरुआती 1857 में नज़र आ जाता है, जो ब्रिटिशर्स को, मतलब उनका जो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम था उसको हिला के रख देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी मेजर इवेंट या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट आपको देखने को मिलती हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अब देखो इस इवेंट के बाद नेक्स्ट ही ईयर में आपको क्या एक नई चीज देखने को मिलती है, क्वीन प्रोक्लेमेशन देखने को मिलती है। होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अपना एक पावर जो उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल कर रखा था, उसमें इतना बड़ा रिवोल्ट हो जाता है। ठीक है, इतना बड़ा जो ये रिवोल्ट हुआ उसकी वजह से जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट था, ब्रिटेन का जो क्वीन थी, उनको या फिर वहाँ के पार्लियामेंट को लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज़ को संभालने लायक नहीं है। इसकी वजह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर्स थी सब कुछ वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। हमने क्या देखा कि पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहाँ की पॉलिटिकल पावर जो है वो लेनी स्टार्ट की, उसके बाद वहाँ की जो इकोनॉमिक की जो पावर थी या फिर जो आपकी कमर्शियल पावर्स थी वो लेनी स्टार्ट की। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी उनसे ले ली। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो आपकी पॉलिटिकल पावर थी, जो आपकी कमर्शियल पावर थी और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, वो तीनों की तीनों इस टाइम तक खत्म हो जाती हैं जब ये आपका क्वीन प्रोक्लेमेशन आती है। 1858 के अंदर जब क्वीन प्रोक्लेमेशन आई तो उसमें ये कहा गया कि फॉर्मली जो पावर्स है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी कहाँ को,
ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को शिफ्ट कर दी जाए। और इसमें क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन जो थी वो साइन करके दी थी, ठीक है। इसके बाद जो भी चीज़ें थी वो सारी अब आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही हैंडल करने वाला था। अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम जो थे उनको पोस्ट बनाई गई थी, ठीक है। अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट भी खत्म कर दी गई। अब यहाँ पे बंदा जो होगा या फिर पर्सन जो होगा वो आपका वॉइस रॉय होगा, ठीक है। काम सेम है, सब कुछ सेम है, बट नाम बदल दिया जाए गया यहाँ पर। उसका नाम जो है अब वाइसराय होगा, मतलब जो पोस्ट थी वो वाइसराय आपकी बना दी गई, ठीक है। अपॉइंटेड टू द एडमिनिस्टर द कंट्री, अब इसका काम क्या होगा, पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर करना, विच इज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है। क्वीन के द्वारा वो आपका अपॉइंट किया गया वाइसराय। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ईरा ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ऑफन रेफर टू एज द ब्रिटिश राज। अब यहां से जो शब्द है, अब हम जो शब्द है वो यूज कर सकते हैं, ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, बट यहाँ से एक्चुअली में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो रूल अपना स्टार्ट कर देती है। तो हम यहाँ से शब्द यूज कर सकते हैं कि यहाँ से जो ब्रिटिश राज है वो स्टार्ट आपका हो जाता है। एंड सिग्नल्ड अ न्यू फेसेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटेन एंड इंडिया, अब यहाँ से एक नई रिलेशनशिप शुरुआत होती है। देखो इस बात को अगर आप समझो तो आप ध्यान देंगे कि इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी उसका और इंडिया का रिलेशन था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया का रिलेशन था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब लेकिन यहाँ पर आकर डायरेक्टली दो कंट्रीज, अभी हमारा भारत देश एज ए कंट्री बना तो नहीं है, बट स्टिल हमारी जो एक रास्ता था वो शुरू हो गया था 1857 के रिवोल्ट से ही। 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था या फिर इंडिपेंडेंस की जो वॉर लड़ी गई थी वहां से शुरुआत जरूर हो गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो देश बनने की फॉर्मेशन, देश बनने की जो एक रास्ता था वो शुरू हो गया था। उसमें आप देखेंगे कि ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशन यहाँ से स्टार्ट होते हुए नजर आ जाते हैं, ठीक है, 1858 से। इसके बाद अगर देखें तो 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट जो है आपका देखने को मिलता है। ये इंडियन काउंसिल एक्ट एक्चुअली में है क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर आया था, जिसमें इनेक्ट किया गया था क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक मिनट, हाँ 1861 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसके अंदर क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिफॉर्म दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, ब्रिटिश राज जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है भारत के अंदर धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स लेके आने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को ध्यान दो तो अभी हम विद्रोह से निकल के आए, 1857 का विद्रोह निकल के आए। अब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है या फिर ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसने क्यों वहां पर अपना पूरा कंट्रोल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को नहीं संभाल सकती। अब जब ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो आपका पूरा कंट्रोल ले लेता है तो अब वो क्या करेंगे, वो रिफॉर्म्स करेंगे। कौन से रिफॉर्म्स करेंगे? वही रिफॉर्म्स करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं जिन्होंने पहले रिवोल्ट जो था या फिर ये फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस लड़ी थी, उनको ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारी परेशानियां थी। उनके जो इंटरनल मैटर्स थे इंडियंस के, उनके अंदर इंटरफेरेंस हो रहा था। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या चाहता था, उन्होंने एक सीख ली इस चीज से 1857 के रिवोल्ट से कि हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर जो सुधार है वो करने की कोशिश करेंगे, कुछ कुछ जो चीजें हैं रिफॉर्म्स है वो लेके आएंगे। तो पहला जो रिफॉर्म लेके आए 1861 के अंदर इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने की सोची। इन्होंने क्या किया, इंक्रीज द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द दीज काउंसिल्स एंड इंक्लूडेड सम नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स। अब इंडियंस के लिए शांत रखने के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता था कि इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर जब इन्होंने नंबर बढ़ाने की कोशिश की, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमने पढ़ा था ना वाइसराय के बारे में बात की थी, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी भी काउंसिल थी, वाइसराय की भी काउंसिल थी, बट उस काउंसिल्स के अंदर अब क्या किया गया, नंबर को बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये डिमांड क्योंकि उठ रही थी तो नंबर बढ़ा दिया गया, पहली चीज तो ये, और उसके अंदर कुछ नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया। अब कम से कम हम ये जरूर मान के चल सकते हैं कि धीरे धीरे करके ही सही, बट इंडियंस जो हैं वो धीरे धीरे करके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के अंदर भी पार्टिसिपेट करने लग गए हैं यहां से, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स इसके अंदर ऐड होने लग गए। साथ के साथ बात करें, व्हाइल दिस काउंसिल्स हैड लिमिटेड पावर्स, द एक्ट रिप्रेजेंटेड अ स्टेप टुवर्ड्स द ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन। जैसे कि हमने बात किया कि ऑल्दो ये जो एक्ट है इसके अंदर पावर जो थी ये लिमिटेड थी, मतलब वाइसराय की पावर जो पूरी काउंसिल की पावर थी उससे ज्यादा थी, ठीक है। बट स्टिल हम ऐसा तो जरूर मान के चल सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से रिप्रेजेंटेशन जो था वो इंडियंस का वाइसराय की काउंसिल्स में या फिर इंडिया के पूरी जो जिस एरिया पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी वहां पे इंडिया का कुछ
बात तो रखी जा सकती थी, इंडिया के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये आपके, ये बात तो रख सकते थे, अपनी सलाह रख सकते थे, अपना कुछ सजेशन दे सकते थे। पहले तो ये भी नहीं था, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप था किस चीज का, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर ऐड करने का, ठीक है, या फिर उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का। इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। अब इसके बाद जितने भी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आएंगे आगे, वो सारों की शुरुआत यहीं से हो रही है। मतलब इन्होंने ग्राउंड वर्क, एक स्टेपिंग स्टोन या फिर एक शुरुआती जो पत्थर है, नींव का पत्थर, वो आपका रख दिया आगे के जितने भी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आएंगे उनके लिए, ठीक है। एंड मार्क्ड अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन दी ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियाज वॉइसेस इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होंगे उनके अंदर भारत के लोगों की आवाज के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो लिया गया। आगे अगर देखें 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जिसके बारे में जो आज भी आपकी पार्टी आपको देखने को मिलती है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत कैसे होती है, आप ईयर्स पे फोकस करो। 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आया आपका, ठीक है। हमने बात किया कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। अब शुरुआत तो हो गई, सही बात है, लेकिन अब ये जो शुरुआत ब्रिटिशर्स ने कर दी थी इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर इंडियंस को पार्टिसिपेट करने की, अब ये जो डिमांड है ना वो धीरे धीरे करके और बढ़ने लगती है। अब उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है ना कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो उसके ऊपर एक प्रेशर कुकर जो थ्योरी है वो दी जाती है, ठीक है। उसमें क्या कहा जाता है कि क्योंकि 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया जिसके अंदर इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया गया। अब उसके बाद पार्टिसिपेशन बढ़ाने के बाद जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि और डिमांड करने लगे इंडियंस की और इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस या फिर उस इंडिया को रूल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है या फिर अदर चीजों में इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन की डिमांड करने लगे। अब वो जो डिमांड थी काफी ज्यादा बढ़ रही थी, जो ब्रिटिश राज था या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो आपकी प्रेशर में आ रही थी। अब इस वजह से क्या हुआ, कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई उसमें एक नाम जो था एओ ह्यूम था, ठीक है, मेजर जो इंपॉर्टेंट नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो कहा जाता है कि एओ ह्यूम को ये टास्क दिया गया इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए। अब ब्रिटिशर्स ने किसी ब्रिटिशर्स को टास्क क्यों दिया होगा, वो इसलिए कि अगर एक कोई काम है जिसके लिए आप सरकार को कम से कम 10-15 जगह से फोर्स करने की शुरुआत करो कि कोई नॉर्थ इंडिया से बोल रहा है, कोई साउथ से, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, कोई सेंट्रल इंडिया से, बजाय इसके सरकार क्या करे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बना दे और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या हो, सरकार से बात करने का, डील करने का। तो सरकार को 10 जगह इन्वॉल्व होने के बजाय किसी एक ही जगह इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसलिए आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। ध्यान दीजिएगा 1885 के अंदर इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ ग्रुप ऑफ द इंडियन एंड द ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स। इसमें एओ ह्यूम जो है मेनली आपके पर्सन रहेंगे विद द इनिशियल एम ऑफ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द डायलॉग, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि एक डायरेक्शन के लिए, एक रास्ते के लिए बनाएगी फॉर अ डायलॉग एंड द रिफॉर्म्स। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डायलॉग एंड द रिफॉर्म्स। इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि वायलेंट वेज के थ्रू ब्रिटिशर से आज़ादी चाहते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो नॉन वायलेंट तरीके से आज़ादी चाहते थे, कुछ को रेवोल्यूशनरिस्ट बोला जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो इसलिए हुई थी ताकि सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स जो है, मतलब बातचीत के थ्रू, पिटीशन के थ्रू आप जो ब्रिटिश राजा है फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनसे रिफॉर्म्स की डिमांड कर सको या फिर जो भी चीज चाहिए उसकी डिमांड कर सको। हाउएवर इट सून इवॉल्व्ड इनटू अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आप जानते हैं लास्ट तक आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है जो मेजरली हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी आपके। द आईएनसी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मोबिलाइजिंग द पॉपुलर सपोर्ट एंड आर्टिकुलेटिंग द नेशनलिस्ट डिमांड्स एंड लीडिंग वेरियस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बहुत सारी मूवमेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लीड की। इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में बाद में आपके गांधी जी भी आके जुड़ते हैं, फिर वहां से आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को गांधी जी ही लेके जाते हैं। तो यही वो पार्टी है जिसकी शुरुआत हुई थी वहां से और आज तक आपको ये इंडिया में देखने को मिलती है। द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज वाटरशेड मूवमेंट मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक रेजिस्टेंस इन द इंडियन कॉलोनियल रूल इन द ऑन अ नेशनल स्केल। मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के तौर पर इसे देखा जाएगा।
मैं आपको फिर से याद करवा दूं, हमारी जो वीडियो है, हमारा जो ये सेशन है, इसका मकसद ये नहीं है कि हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें, ठीक है। इसका मकसद ये है कि अगर आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर चुके हो या कर रहे हो तो आपको एक क्विक रिवीजन मिले, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको इवेंट्स याद रह सके, ठीक है। इवेंट्स भी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हुई हैं वो भी। अब इसमें सारा कुछ तो नहीं है डेफिनेटली, फॉर श्योर, बट यस, इसके अंदर वो सब चीज़ें हमें ऐड करने की कोशिश की है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी किसी ना किसी टाइम स्केल पे वो इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट बनती है। तो वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी आपकी, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, आपकी जो डिमांड्स जो ऑलरेडी इंडिया में उठ रही थी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अलग अलग हिस्सों में थी, उन सभी को एक रास्ता मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसके जरिए वो अपने ब्रिटिशर्स के साथ तक आवाज़ जो है वो पहुंचा सकते थे। दैट्स वाई ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बन के निकलती है। और बाद में, शुरुआती दौर में ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन बाद में ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरती है, जिसके अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आपके बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। और उसके बाद भारत के अंदर जो आपकी पहली सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू की, वो भी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही बनाई थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी वो, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये शुरुआत जो है हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें तो अब 1905 के अंदर आपका पार्टीशन ऑफ द बंगाल हमें देखने को मिलता है। बंगाल के पार्टीशन की बात करें, देखो जो यहाँ पे आपको इमेज नजर आ रही है, ये आपका पूरा बंगाल का एरिया था। इसकी जो पार्टीशन है वो आपको अलग अलग कलर्स में यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो उस टाइम पे शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो लीडर्स अलग अलग थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। लगभग पार्टिसिपेशन पूरे इंडिया से जो था हमें देखने को मिलता है, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से था। महिलाएं थी, पुरुष थे, आपके आदमी थे, उसके अलावा वर्कर्स भी थे, आपके बड़े बड़े एडवोकेट्स भी थे, बिजनेसमैन भी थे, और इवन कास्ट की अगर बात करें तो हर कास्ट से भी एक पर्सन, हर कास्ट से पर्सन थे, हर रिलीजन से पर्सन थे। मतलब कि इन्वॉल्वमेंट जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर सभी का था। अब हो क्या रहा था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, ठीक है। और पॉपुलर होने के बाद क्या होता है, आए दिन ब्रिटिशर्स जो थे उनके लिए कोई ना कोई टास्क होता था, टास्क इन द सेंस कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता था जिनके ऊपर उन ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बना रहता था। अब ये जो मुद्दे थे, ये जो चीज़ें थी, वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी कहाँ पे, बंगाल में। बंगाल एक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट था उस समय पर। बंगाल काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पर भी था, सब कुछ था यहाँ पर, और उसी के साथ साथ बंगाल जो था काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेट्स भी था, या फिर चैलेंजिंग एरिया भी था आपके ब्रिटिशर्स के लिए। बंगाल की खास बात ये थी कि बंगाल में काफ़ी सारी पॉपुलेशन, जो आज का आपका ये सारा झारखंड और बिहार और वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, ये सारा मिल के आपका उस टाइम का बंगाल बनाता था, ठीक है। तो बंगाल में प्रॉब्लम क्या थी, और इवन बांग्लादेश वाला हिस्सा भी, वो सारा इसी के अंदर आएगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हाफ ऑफ द जो बंगाल था वो आपका मुस्लिम मेजोरिटी था, और बाकी का बंगाल आपका हिंदू मेजोरिटी था। तो ये आए दिन जो आपके आंदोलन या कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती थी, तो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया इस चीज़ पे कि हम क्यों ना इस बंगाल को डिवाइड कर देते हैं, हम इसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में आपको कन्वर्ट कर देंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ईस्ट बंगाल होगा वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, और वेस्ट बंगाल में आपकी हिंदू मेजोरिटी है। तो अगर हम दो रिलीजन के बेस पे इसको डिवाइड कर देते हैं तो इन लोगों के बीच में अपने आप एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा, और यही ब्रिटिशर्स का रूल था, डिवाइड एंड रूल वाला। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि ये बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, दो पार्ट्स में। तो 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ द बंगाल जो था वो आपका अनाउंस किया गया बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। डिवाइडेड द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल इनटू टू सेपरेट एंटिटीज, जिसमें आपका ईस्ट बंगाल एंड असम एंड द रेस्ट ऑफ द बंगाल, ठीक है। द ब्रिटिशर्स क्लेम दैट दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब उन्होंने जब उनसे ये मुद्दा उठने लगा कि बंगाल को क्यों डिवाइड किया जा रहा है, तो उन्होंने इस बात का जवाब क्या दिया कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करना, उनको चला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बजाय इसके अगर आप उसको दो छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। तो ब्रिटिशर्स ने भी वही लॉजिक दिया, हालांकि इस लॉजिक को हम लोग जो है वो सही नहीं मानते हैं। सो एफिशिएंसी का उन्होंने लॉजिक दिया, बट इट वाज वाइडली सीन एज द मूव टू वीकन द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर बंगाल के अंदर चल रही थी, उसी नेशनलिस्ट मूवमेंट को खत्म करने के लिए ये आपका किया जाता है। द पार्टीशन sparked a widespread protest and a powerful anti-British movement, मतलब इस जो पार्टीशन ये हुआ था इसके अगेंस्ट एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बंगाल के अंदर स्टार्ट हो जाती है।
बंगाल में आप जानते हैं जब ये आपका पार्टीशन ऑफ द बंगाल हुआ था, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी सारी मूवमेंट चलाई गई थी। उसी में आपका जो ब्रिटिशर्स के जो बने हुए कपड़े हैं या उनके द्वारा बनाई गई जो बाहर से चीज़ें आती थी, उसका होलिका दहन किया जाने लगा, मतलब उसको जलाने लगे। ठीक है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती थी, मतलब कुछ इस तरह से नज़ारा होता था कि बिल्डिंगें बनी हुई हैं रोड के दोनों तरफ, और बीच से आपका जो रोड है वो जा रहा है, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं एक चादर में या फिर एक बड़े से कपड़े में जो है लोगों से सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कौन सा सामान? वो वाला जो ब्रिटिशर्स की, मतलब इंग्लैंड से बन के आया है, फिर ब्रिटिशर्स के थ्रू आया है, उसको लेके इकट्ठा करते थे और शहर के बाहर जाके उसको जला देते थे। ये एक विद्रोह प्रदर्शन की तरह जो है वो देखा गया। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो थे वो आपके शुरुआत हो गए। इसी को आपका स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। स्वदेशी मतलब स्वय देश, मतलब हमारे खुद के देश की बनी हुई जो चीज़ें हैं हम उसका यूज़ करेंगे। जो लोग थे वहाँ के बंगाल के, उन्होंने सरकारी जो नौकरियाँ थी वो छोड़ दी। ठीक है, ब्रिटिशर्स से संबंधित मतलब कोई भी जो चीज़ थी उसको बायकआउट करना स्टार्ट कर दिया। ये तभी की आपकी स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है वहाँ से। दिस इवन इंटेंसिफाइड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, ठीक है, एंड मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट फेस इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, हाईलाइटिंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। जैसा हमने शुरुआत में बात की कि ब्रिटिशर्स का तो काम ही यही था, वो चाहते थे कि हम डिवाइड कर सकें। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए ना, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे ना, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है ना, जो ये बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, ये सारे आपके ब्रिटिशर्स की वजह से हैं। ठीक है, उन्हीं का किया कराया है, जो पहले वो कर चुके थे और आज तक पूरा वर्ल्ड जो है झेल रहा है। तो ये पार्टीशन वाली जो पॉलिटिक्स है कि हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने वाली, ये पॉलिटिक्स की शुरुआत भी ब्रिटिशर्स ने की थी। अब ब्रिटिशर्स वो शुरुआत तो करके चले गए, बट ये प्रॉब्लम आज तक इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। अभी भी बहुत सारी जगह पे ये जो डिवाइड एंड रूल वाला जो कंसेप्ट था ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस करके गए थे, उसके कुछ एविडेंसेस हमें आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो इंडिया में जो यूनिटी है हिंदू और मुस्लिम्स, उनकी यूनिटी के खिलाफ हमें एक चीज़ देखने को मिलती है। खैर, इससे एक चीज़ और भी हुई थी, वो ये कि ये जो पार्टीशन करने की बात की गई थी, डिवाइड करने की बात की गई थी हिंदू और मुस्लिम्स को, ये ब्रिटिशर्स के ऊपर उल्टी ही पड़ जाती है। उल्टी कैसे पड़ जाती हैं कि स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर सिर्फ कोई हिंदुओं की मूवमेंट नहीं थी या मुस्लिमों की मूवमेंट नहीं थी, इसके अंदर सभी लोग इंक्लूडेड थे। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और ये जो आपकी स्वदेशी मूवमेंट थी उसको सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बंगाल का पार्टीशन जो था उस टाइम की ये बात है। उसके बाद अगर बात करें तो 1909 के अंदर आपके कुछ रिफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, 1909 के अंदर आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। इन रिफॉर्म्स को आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले और मिंटो, ये जो नाम आपका यहाँ पे दिया गया है, ये एक्चुअली में कौन थे? ये दो अलग अलग ब्रिटिशर्स ब्यूरोक्रेट्स थे। ठीक है, 1909 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये वही लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसका 1861 के अंदर शुरुआत कर दी गई थी। तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन जो था इंडियंस का, वो बढ़ाने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वो आपका लेके आया गया, वाइल रिटेनिंग द ब्रिटिश कंट्रोल। मतलब कि नंबर जो था वो डेफिनेटली बढ़ा देंगे। ठीक है, वायसराय की काउंसिल में नंबर जो था वो डेफिनेटली बढ़ा देंगे, बट फिर भी जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगा मेजरली। These reforms expanded the size of the council and introduced this separate electorate for the Muslim. Now this is the something जो कि आपका काफी ज्यादा डिबेटेबल रहा था कि इसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर तो बढ़ा दिया गया फॉर श्योर, बट साथ साथ में यहाँ पे क्या किया गया, एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए वो इंट्रोड्यूस किया गया। दिस वाज इंटेंडेड टू एड्रेस सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की डिमांड थी ये सेपरेट इलेक्टोरेट की, और नंबर जो था वो इंडियंस का काउंसिल में बढ़ा दी जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी। तो दोनों को यहाँ पे एड्रेस किया गया। हाउएवर द रिफॉर्म्स आल्सो हैड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कम्युनल डिवीजन। जैसे यहाँ पे हमने बात की क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स को मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, उनका पूरा सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया। तो ये डिवाइडेशन की बात यहाँ पे दोबारा हमें देखने को मिलती है। कम्युनल डिवीजन यहाँ पे करने की कोशिश की गई within the Indian society, contributing to the complexities of the independence movement। और इसी की वजह से, क्योंकि शुरुआत देखिए हमने इंडियन 1861 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, जब वहां से हमने शुरुआत की तो हमने बात की कि इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया गया,
और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो 1909, 1935 धीरे धीरे करके हमें देखने को मिलता है कि इंडियन का पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ गया और एट द एंड हमने आज़ादी ले भी ली। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमें प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये डिवाइडेशन की जो पॉलिटिक्स करते थे, उसी का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है 1947 में, या फिर वो दौर जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। तो उस टाइम पे आपने अगर कई सारी मूवीज़ में भी जिक्र है, जैसे गदर मूवी के अंदर ये जिक्र है, जिसमें हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स इतने ज़्यादा एक दूसरे से अगेंस्ट हो चुके थे, या फिर ये जो डिमांड यहाँ पर मुस्लिम लीग की माननी इन्होंने शुरू कर दी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत सेपरेट इलेक्टोरेट से ही हुई है, बट धीरे धीरे करके वो सेपरेट कंट्री में बदल गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो डिमांड जो है वो देखने को मिलती है, और धीरे धीरे करके ये जो कम्युनल अलग अलग करने की जो बात थी, उनको डिवाइड करने की बात थी, डिवीजन करने की बात थी, वो यहाँ से शुरू होके और एट द एंड हमें देखने को पता लगता ही है, देखने को मिलता ही है कि आज के आपको क्या हालात देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत आपकी यहाँ से हो जाती है मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म से, जहाँ पर आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम और इंडियन काउंसिल जो काउंसिल है उसके अंदर नंबर बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई। इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो जैसे 1909 का मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म था, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ सेपरेटली हर एक रिफॉर्म पे या फिर हर एक आपके एक्ट पे, काउंसिल एक्ट पे, उन सभी पे आपको एक अलग से वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर डिटेल्ड में उन एक्ट्स के बारे में बात की गई है। बट यहाँ पर हम अपना जो फ्लो है या फिर अपने क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसको कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा थोड़ा उसमें देख रहे हैं, बाकी हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे आपके 1909 जैसे हमने बात की है, आपके आ चुके थे और इसके अंदर हमने जो चीज़ें थी वो पढ़ ली थी। आगे अगर हम बात करें तो आपका होम रूल मूवमेंट जो है वो यहाँ पे हमें उसकी शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है। देखो होम रूल मूवमेंट एक्चुअली में है क्या। 1915 के अंदर आपकी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है, या फिर हमें इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको ये नाम बड़ी बार देखने को मिलेगा, जो कि नाम है आपका एनी बेसेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों ने मिलकर एक आपकी जो होम रूल मूवमेंट थी उसकी शुरुआत की। ये होम रूल मूवमेंट का जो आइडिया था वो आयरिश आपका होम रूल जो लीग थी उससे लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड में चल रही थी। तो इसका जो होम रूल मूवमेंट का जो मेन आइडिया था, या फिर रीजन की बात करें कि क्यों ये शुरुआत की गई थी, क्या इसके अंदर था, तो इसके अंदर था कि ये जो मूवमेंट थी आपका मेन जो अचीव करना चाहती थी वो थी सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए जो एनी बेसेंट की होम रूल मूवमेंट थी वो अलग थी, जो आपकी बाल गंगाधर तिलक की थी वो अलग थी, वो आपको महाराष्ट्र वाले साइड साउथ की तरफ देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर है वहां पर अपना सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको स्टैब्लिश करना या फिर उसको शुरुआत करना, इसलिए आपकी होम रूल मूवमेंट जो है वो शुरुआत की गई थी। यहां पर क्या किया गया, अलग अलग तरीके से आपका रैलीज की गई, पब्लिशिंग लिटरेचर किया गया, मोबिलाइजिंग द पब्लिक ओपिनियंस, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, और उसके थ्रू जो है आपका ब्रिटिशर्स जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो जल्दी से जल्दी जो क्या करे, हमें सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करे इंडियंस को। ठीक है, अब ये जो आपकी होम रूल मूवमेंट थी इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक्चुअली में, कि जितने भी इंडियंस थे उनको अलग अलग, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बात करें सभी जगहों पे इन होम रूल मूवमेंट की वजह से लोगों का मोबिलाइजेशन होना जो वो स्टार्ट हो गया। बाल गंगाधर तिलक जो है अपने लिटरेचर के थ्रू, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो है इस होम रूल मूवमेंट के थ्रू अपने जो जितने भी इंडियंस थे जो कि सेल्फ गवर्नमेंट की जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे मतलब कि उनसे हम जो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट है वो लेना चाहते थे, वो सारा कुछ आपका इस होम रूल मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा आसान जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मेन अगर बात करें रिवाइटलाइजिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर द असर्टिव फॉर्म्स ऑफ द प्रोटेस्ट इन द ईयर ऑफ द कम, मतलब कि आने वाले जितने भी टाइम है उसके अंदर आपका जिस तरह से मूवमेंट चलाई जाएगी उसके लिए हमें गैदरिंग करने की जरूरत होती है कि लोग इकट्ठा हो, क्योंकि एक सिंगल आदमी तो नहीं कर सकता। तो उसी के लिए आपकी जो होम रूल मूवमेंट है उसने एक बेस जो है वो आपका प्रोवाइड किया इंडिया के अंदर। आगे देखो बात करें तो नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसी इवेंट थी जो कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसी साल की अगर मैं बात करूं तो जलियांवाला बाग जो मैसेकर था या फिर जो हत्याकांड था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके मोंटेग्यू जो थे ये आपके सेक्रेटरी टू द स्टेट इंडिया थे और चेम्सफोर्ड आपके वाइस रॉय थे, तो इसी वजह से नाम इनका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पड़ता है।
अब ये जो आपकी यहाँ पे हेडलाइन है, हेडिंग है, इसी के अंदर हम ना कुछ क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है। देखो होता क्या है, सबसे पहले ये जो आपकी होम रूल मूवमेंट चल रही थी इंडिया के अंदर, आपके अलग अलग लेवल पे जो थे लोग यूनिफाई हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, तो हो क्या रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे इन सब चीजों से परेशान थे। अब उसी बीच में क्या होता है, ब्रिटिशर्स आपका रोलेट एक्ट लेके आ जाते हैं। रोलेट एक्ट के अंदर क्या था कि जो लोग हैं वो किसी भी जगह पे आपके इकट्ठे नजर नहीं आने चाहिए, इकट्ठे देखने को नहीं मिलने चाहिए। अब होता क्या है, उसी टाइम पर पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर 13 अप्रैल को बैसाखी का जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है, काफी प्रोमिनेंट फेस्टिवल है, उसके लिए गैदरिंग जो है वहां पे इकट्ठी होती है, ठीक है। अब इसी चीज में आप जानते होंगे जलियांवाला बाग काफी ज्यादा फेमस ये इंसिडेंट है। इसी वजह से क्या है, जलियांवाला बाग में जनरल डायर जो है, इसी के ऊपर आपको मूवी देखने को मिलती है, अभी रिसेंटली आई थी। तो जनरल डायर जो है अपनी टुकड़ी लेके पहुंचते हैं और वहां पे जितने भी निहत्थे लोग थे उनके ऊपर गोले चलाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो चीज थी इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करें, सभी जगहों पे। अब उसी चीज की अगर बात करें तो वो मैसेकर जो किया था इन्होंने, जलियांवाला बाग वाला, उसी से लोगों का, इंडियंस का या फिर बाहर के जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था उनका ध्यान भटकाने के लिए, या फिर उनको थोड़ा सा इंडियंस को अपीज करने के लिए, शांत करने के लिए, ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो लेके आए, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अभी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे वो थे क्या, ये कहते हैं इंट्रोड्यूस क्या करते हैं यहाँ पर, सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि जो होम रूल मूवमेंट की जो शुरुआत थी, जो हमारे इंडियंस आज तक अभी तक मांग रहे थे, क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं देखने को मिली है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर अभी तक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जिक्र कहीं कहीं पर है, बट उतने बड़े लेवल पे ये इंडिपेंडेंस जो है, पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड हमें देखने को नहीं मिली है। सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड यहाँ पर अभी तक चली आ रही है। तो वो जो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड है उसको मानना यहां से शुरू कर दिया गया। दीज रिफॉर्म्स वाइल इंटेंडेड टू अपीज द इंडियन, अपीज क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने जलियांवाला बाग जो ये मैसेकर था वो उसको अंजाम दिया था, तो वहां से शांत करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आए, ताकि देश में शांति बनी रहे। अपीज करने के लिए इंडियन डिमांड्स वेयर सीन एज द इनएडिक्वेट एंड फर्दर फ्यूल्ड द डिजायर ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे, इंडियंस ने इसको भी नहीं माना, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको भी नहीं माना, जिसकी वजह से क्या होता है, बाद में जो इंडियंस है ना, अगर आप हिस्ट्री में आके देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बाद में लोग जो है इंडिया के, वो आपके पूर्ण स्वराज्य, ये सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड है उससे आगे निकल के पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड जो है वो कर देते हैं। मतलब हमें अब क्या चाहिए कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ब्रिटिशर्स का कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस जो है इंडिया के अंदर देखने को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो एक्चुअली में करना चाहते थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वो तो नहीं कर पाए, उल्टा ब्रिटिशर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब कि जो पूर्ण स्वतंत्रता है उसके रास्ते के लिए एक नींव जो है वो यहाँ पे हमें रख दी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आपका 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए 1920 आ गया, इससे पहले 1919 की हम बात कर रहे हैं। अगर आप ईयर्स पे ध्यान दें तो इस टाइम के बीच में गांधी जी का भी जो एंट्री है वो इंडिया के अंदर हो चुकी है 1915 के अंदर। अब गांधी जी ने क्या किया था, जब इंडिया के अंदर आ गए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक है, वहां पर उनका नाम बहुत ज्यादा था, काफी ज्यादा पॉपुलर थे साउथ अफ्रीका के अंदर, और वही सब चीजें जो उनकी हैं इंडिया के अंदर भी पॉपुलर थी, क्योंकि लोगों को सुनने को मिलता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो राइट्स हैं उनको दिलाया है, ब्लैक्स की राइट्स जो है उनको दिलवाया है, या फिर जो इंडियंस लोग हैं उनकी राइट्स को दिलवाया है। तो यही चीज जो है इंडिया में देखने को मिलती है। जब गांधी जी की एंट्री होती है उसके बाद धीरे धीरे करके गांधी जी पहले पूरा इंडिया जो है उसको घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके गांधी जी जो है इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करने की शुरुआत करते हैं। अब यहां तक अगर आप देखें तो 1915 के आने के बाद 1920, 5 साल का वक्त बीता है, और ये वो वाला टाइम पीरियड है जब आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको बोलते हैं हिंदी में असहयोग आंदोलन, ये आपका लेड बाय दी गांधी जी। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, सिर्फ 5 साल के अंदर गांधी जी ने एक पूरे देश के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं ना, दैट मीन्स ये बहुत बड़ी एक इवेंट है, ठीक है। ये बहुत बड़ी इवेंट का नेता कौन, महात्मा गांधी जी, और वो नेता 5 साल पहले ही इंडिया के अंदर आए हैं, ठीक है, उससे पहले साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। तो गांधी जी का जो पर्सनैलिटी थी, या गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि 5 साल के अंदर इंडिया की जो सबसे बड़ा आंदोलन या सबसे बड़ा जो एक मूवमेंट जो शुरुआत हुई वो लेड बाय दी महात्मा गांधी जी थी, ठीक है। 1920 के अंदर ये लॉन्च किया गया। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल सस्टेन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये आपका देखने को मिलता है। गांधी एडवोकेटेड फॉर द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, मतलब अब अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आपको पता ही होगा कि उनके दो जो मेन हथियार थे वो था नॉन वायलेंस और ट्रुथ, ठीक है।
तो गांधी जी ने सभी इंडियंस को क्या किया, मोटिवेट किया, या फिर गांधी जी इंडियंस को बताया कि जो आजादी है ना उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के तरीके से क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का बायकॉट करेंगे, ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट करेंगे, गुड्स का बायकॉट करेंगे और सर्विस का करेंगे। और ये जो मूवमेंट है आपकी इन्वॉल्व करती है मास पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, और लेकिन ये सारी चीजें जो आपकी नॉन वायलेंट तरीके से देखने को मिलेगी है। जगह जगह पे ब्रिटिशर्स मतलब सभी लोगों ने अपने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट सर्विस जो कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, सभी ने छोड़नी शुरू कर दी। ठीक है, तो अब देखो इतना बड़ा देश जो था वो इन सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर जो स्कूल कॉलेजेस थे उन सभी में चला पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई वायलेंट तरीके का यूज तो नहीं किया गया, बट स्टिल ब्रिटिशर्स को मजबूर होना पड़ा इंडियंस की जो है वो बातें मानने के लिए। आगे आगे आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे होता क्या है कि चोरा चोरी एक जगह है, ठीक है, यूपी के अंदर एक जगह है चोरा चोरी वाली। वहां पर होता क्या है कि एक जो चौकी है, पुलिस चौकी है, उसके ऊपर कुछ जो प्रोटेस्टर्स हैं वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इस वजह से जो पुलिस वाले हैं वो वहां पर गोली चला देते हैं, और गोली चलने की वजह से उनमें से एक की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें गुस्से में आकर जो लोग हैं वहां की पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। अब गांधी जी को जब ये आइडिया, मतलब गांधी जी को जब ये पता लगती है बात, तो वो क्या कर देते हैं, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर देते हैं। क्योंकि गांधी जी का मानना यह था कि आजादी अगर आप वायलेंस करके लोगे तो आगे के टाइम में जो देश बनेगा वहां पर भी आजादी जो है वो आपकी, या फिर जो लोग आजाद लोग हैं वो भी सरकार से बातें मनवाने के लिए वायलेंट तरीकों का यूज करेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर द नेशन। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये खत्म कर दिया, ये कहकर कि हमारे देश के लोग जो है अभी भी रेडी नहीं है किस चीज के लिए, आजादी के लिए। इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेज इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मोबिलाइजिंग द मिलियंस। ठीक है, क्योंकि हमने कहा बहुत बड़ी मूवमेंट थी। एंड ट्रांसफॉर्मिंग द नेचर ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, मतलब इससे पहले के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें काफी ज्यादा फर्क है। क्योंकि यहाँ पे जो मास मूवमेंट है, पहली बात तो मिलियंस ऑफ लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, सबसे बड़ी मास मूवमेंट देखने को मिलती है। दूसरी चीज क्या, इतनी बड़ी मास अपराइजिंग या फिर इतनी बड़ी मास मूवमेंट है, लेकिन तरीका क्या है, नॉन वायलेंट है। तो ये आपके इंडिया की नेशनलिस्ट मूवमेंट को जो है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और इसके बाद के जितने भी प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, मूवमेंट देखने को मिलेगी, उन सभी में यही चीज आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बात करें 1930 की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जिसको साल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम तक हो क्या रहा था कि ब्रिटिशर्स जो थे बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो वसूली कर रहे थे। इवन उन्होंने जो टैक्स है छोटी बड़ी चीजों को मिलाकर सभी पे लगा दिया था। ये जो नमक है, साल्ट, जो कि सबसे ज्यादा बेसिक एक चीज होती है किसी भी गरीब आदमी के लिए, या फिर ऐसे मान के चले कि हिंदुस्तान के हर एक घर में जो नमक है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी जो टैक्स है आपको देखने को मिलता है। तो होता क्या है, इसके अगेंस्ट गांधी जी क्या है, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में अगर बात करें, ये इनिशिएट किया जाता है, और इसके अंदर 1930 में ये जो मेजर कैंपेन है इसको स्टार्ट किया जाता है, जिसमें आप जानते हैं कि हम अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि ये नमक बनाने को था कि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने मना कर रखा था, टैक्स था या नहीं बना सकते थे नमक। तो गांधी जी ने जो है वो समुद्र के तट पर जाके वहां पर जो नमक है वो बनाया था। ये सिंपली, इसमें होना कुछ नहीं था, लेकिन बस ये क्या था कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है, ब्रिटिशर्स का जो लॉ है उसकी हम अवज्ञा करते हैं। ठीक है, उसको हम नहीं मानते हैं। अब जब गांधी जी ने ये चीज यहाँ पे शुरुआत की तो उसके बाद यही चीज आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता है। और ये जो मार्च था इसी को दांडी मार्च का नाम जो है वो दिया गया। डिफाइन द ब्रिटिशर्स, सॉल्ट टैक्स जो लिया जाता था उसके अगेंस्ट था। दिस एक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द नेशन एंड गार्नर द इंटरनेशनल अटेंशन। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटरनेशनल अटेंशन जो है वो गार्नर करता है। द मूवमेंट इन्वॉल्व द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, बायकॉट्स एंड सिविल डिसोबीडियंस, फर्दर वीकनिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। अब ये चीज क्या करता है, इससे पहले आपने देखा आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। हर बार जब ये मूवमेंट आपके होते हैं तो ब्रिटिशर्स की जो ये न्यूज है इंडिया, क्योंकि अब ये जो दौर था वो ऐसा था कि किसी भी देश में कुछ हो रहा है तो वो बात बाहर तक जरूर जाती थी। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर ये बात जो थी बार बार देखने को मिल रही थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका क्या हो रहा था, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा था, वो वीक हो रही थी। अब ये सारी चीजें बाहर जा रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पर इंडियन जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी या इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, जो देश की आजादी चाहते थे, उनकी स्ट्रेंथ भी हमें यहाँ पे नजर आती है इन प्रोटेस्ट के थ्रू या इन मूवमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये है
इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आपकी इंडियन नेशनल फ्रीडम की जो मूवमेंट है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान जो है वो रखती है। इससे आगे अगर बात करें तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके इंडिया के जितने भी एक्ट्स आए हैं उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले अगर मैं उसकी बात करूं तो ये 35 जो है 1935 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर क्या था? ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन था। किसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे देखने को मिली थी। फेडरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला था। अगर आप ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे तो इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नोटिस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज है वो सारा कुछ काफी हद तक जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। However, it also retained the significant powers in the hands of the British government. While this act fell short to complete the independence, it represented a significant devolution of the power and served as the basis for the India's future constitution. जैसा हमने बताया कि कोशिश तो काफी की गई ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियंस को अपीज करने की यहाँ पर, बट वो बात बन नहीं पाई, ठीक है। ऑल्दो कुछ कुछ आपको जो रिफॉर्म्स हैं वो जरूर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेशन की बात करें, बट स्टिल अब हमारी जो डिमांड थी वो पूर्ण स्वराज की थी, सॉरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की थी। तो हम उस रास्ते पे अब बढ़ चुके थे, अब हमें उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए था। मतलब ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडियंस को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब जो डिमांड थी वो इंडियंस का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या उसके अंदर ये नहीं चाहिए था। अब हमें क्या चाहिए था कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले ही जाएं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। तो इंडियंस जो थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है। इट हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडिया। यहां से हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फ्रेमवर्क की या फिर उसको बनाने की कौन कौन सी चीजें हैं उसका आइडिया भी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए ये जो दौर चल रहा है ना 1940s का, 41, 42, 43, ये वो वाला दौर है जिस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर आपकी चल रही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, वो भी उस वॉर के अंदर इन्वॉल्व था। और ब्रिटेन के सामने प्रॉब्लम ये थी कि एक साइड तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर से लड़ रहा था, दूसरी साइड उसकी जो कॉलोनीज थी, जिसमें सबसे बात करें इंपॉर्टेंट भारत की, इनमें आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये जो प्रोटेस्ट थे ना, इन प्रोटेस्ट के वजह से यहाँ पर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो था एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। कैसे? अगर देखिए बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट ये लॉन्च की गई थी 1942 के अंदर, और ये डिसिसिव मूवमेंट थी इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लेके, क्योंकि अब ये बात आ गई थी कि भारत जो है उसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्योंकि क्विट वर्ड से आप यही समझते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए ब्रिटिशर्स को यहाँ से इंडिया को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। विद द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, जैसे मैंने आपको बताया, गांधी जी ने कहा कि ये आपका इमीडिएट एंड करें ब्रिटिश रूल को, कि हमें कोई भी झूठे वादे नहीं चाहिए। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ये बात हुई थी कि अगर इंडियंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो इंडियन सोल्जर है वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ करेंगे इंडिया के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी सेम यही था, बट हम पहली बारी से जानते थे, इसलिए हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गांधी जी ने कहा कि हमें इमीडिएटली जो है इंडिपेंडेंस चाहिए। द मूवमेंट इन्वॉल्व वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोटेस्ट इवन द फेस ऑफ द सिवियर रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट का ब्रिटिशर्स ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका अपोज किया, लोगों को जो है वो दबाया, काफी सारे अत्याचार हुए, बट स्टिल ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट बन के निकला। डेमोन्स्ट्रेटेड द अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन पीपल टू अचीव द इंडिपेंडेंस एंड फर्दर वीकेंड द ब्रिटिश रिजॉल्व टू कंटिन्यू देयर रूल। मतलब इंडियन पीपल की जो एस्पिरेशंस थी, इंडियन पीपल्स की जो डिटर्मिनेशन थी, उसको तोड़ पाना काफी मुश्किल हो गया ब्रिटिशर्स के लिए। इस वजह से ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल आपका क्विट इंडिया मूवमेंट रहा था। और इसी मूवमेंट की वजह से आपके जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो रूल था वो भी वीक होता जा रहा था। क्योंकि हमने पढ़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी वो वीक पड़ रहे थे, यहाँ पर भी वीक पड़ रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के लिए देश को संभाल पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। जिसकी वजह से ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आप जानते हैं कि धीरे धीरे करके हमारे देश को जो हम हमेशा पिछले जब से हमने शुरुआत की है, अगर आप देखें तब से जब ब्रिटिशर्स आए थे तब से लेके आज तक की जो हमारी डिमांड थी वो पूरी होती है। इसी लेक्चर में हमने 1857 के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसी में हमने 1757 के बारे में भी पढ़ा था। तो मैंने कहा था यहाँ से जो चीज स्टार्ट हुई है वो खत्म कहाँ होगी, 1947 में, ठीक है।
जो हमने डिमांड यहाँ से स्टार्ट कर दी थी वो यहाँ पर जाके पूरी होती हुई हमें नजर आ रही है लगभग 100 साल के बाद। ठीक है, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है 1947 में जब पार्टीशन होता है। ठीक है, अब देखो इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बहुत सारी चीज चल रही है। आपकी कई सारी पार्टीज है, लोगों की डिमांड है। मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करूं वो कहते हैं कि जब देश की अब ये जो डिमांड थी ना मुस्लिम लीग की कि अलग से पाकिस्तान होगा, वो काफी लंबे समय से चली आ रही है पहले से। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया, फिर जब ये बात आपकी बढ़ी या फिर हुई कि जो देश है उसको आजाद कर दिया जाएगा, ब्रिटिशर जो है इंडिया को लेफ्ट कर देंगे, तो उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थी उनका मेन मुद्दा यही था कि हमें जो पाकिस्तान है वो अलग से चाहिए। मुस्लिमों के लिए, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले, उनके लिए पाकिस्तान अलग से बनाया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफी कोशिश की कि ये जो अलग अलग टू नेशन थ्योरी है इसको खत्म किया जाए, मतलब टू नेशन थ्योरी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग इंडिया पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, एक ही स्टेट रहना चाहिए। अब आप जानते हैं, हमने इसी लेक्चर में देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। तो मैंने आपको वहां पे जब बात की थी तो ये बताया था कि ये चीजें जो थी वहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू की गई, और उसका परिणाम जो है हमें अब 1947 में जाके देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग नेशंस की फॉर्मेशन होती है, इंडिया और पाकिस्तान की। ठीक है, इन 1947 India was finally achieved the independence from the Britishers. However, this moment occasion was accompanied by the partition of the country into two separate nations, India and Pakistan. The partition was a result of the complex political and the religious factors. इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिमाइंड में करवा दूं, इस लेक्चर का जो कोशिश है वो सिर्फ ये है कि आपको एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करवा दी जाए, जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है विद द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो आपको बता दी जाए। डिटेल में अगर इसमें जाएंगे तो काफी चीजें हैं जो आपकी समझने की हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें प्राइमरली द डिमांड फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स, ये आपको देखने को मिलती है। इट लेड टू द वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस। आप जानते हैं डायरेक्ट एक्शन डे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, जहां पर कई सारी मूवीज भी है जिनमें हमने बात किया है। ठीक है, जैसे एक सनी देओल की मूवी जिसमें गदर के अंदर सीन दिखाए गए हैं, किस तरह से ट्रेन जो है भरी की भरी आ रही थी पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, जिसमें लोग कटे हुए थे, मरे हुए थे। वो सारा आपका क्या था? कम्युनल आपका वायलेंस था, जो इस टाइम पे आजादी के दौर पे हमें देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट एंड द इमेंस सफरिंग, और ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से? याद कीजिए, मैंने शुरुआत में बताया कि इस वर्ल्ड में ज्यादातर जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो किसकी वजह से हैं? ब्रिटिशर्स की वजह से हैं। आज भी आपका अब भी 2025 के अंदर जो प्रॉब्लम देखने को आपको मिलती है आज के दौर में, वो भी आपकी इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिंक टू द ब्रिटिशर्स हैं, उन्हीं की वजह से आपको देखने को मिलती है। व्हाइल द इंडिपेंडेंस मार्क द एंड ऑफ द colonial rule and the beginning of the new era of India, the partition remains deeply traumatic event in the history of the subcontinent with lasting consequences। अब ये देखो लास्ट में जो टर्म है ना, lasting consequences, ये क्या है? ये वही बात है कि उस टाइम की जो चीजें हुई हैं वो आज तक जो क्या है, इंडिया को स्टेबल नहीं होने दे रही है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो किस वजह से हैं? इसी वजह से हैं। क्योंकि जिस टाइम पे अगर बात करें, जिस टाइम पे मुगल्स थे, मुगल्स में डेफिनेटली कुछ आपके ऐसे बादशाह राजा हुआ करते थे जो डिवाइडेशन की पॉलिटिक्स करते थे, एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते थे, दूसरे के ऊपर अलग अलग बहुत सारे टैक्सेस लगाया करते थे। वो बात एक अलग मुद्दा है। ठीक है, बट ब्रिटिशर्स ने जो किया उनसे भी एक लेवल ऊपर की चीज की है, और वो जो डिवाइडेशन क्रिएट करके गए हैं ब्रिटिशर्स, वो डिवाइडेशन आज तक आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री थी जिसके अंदर हमने सारी चीजें जो हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्विक रिवीजन करते हुए पढ़ी हैं। यहां पर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा डीपली तरीके से डिटेल में डिस्कस करें, हम वो भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक है या फिर कौन सा पार्ट है हिस्ट्री का जो हमें डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है तो मेरे ख्याल से ये एक आपको आइडिया जरूर देगा किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको सब्जेक्ट के अंदर डीप अंदर घुसने से पहले ये आपको एक मेजर आइडिया देगा कि किस तरह से चीजें डेवलप हुई इंडिया के अंदर। तो वो कैंडिडेट जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैंडिडेट जो अभी नया नया प्रिपेयर करने लगे हैं, दोनों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा हम हिस्ट्री के ऊपर अलग अलग अदर वीडियोस जरूर लेके आएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से संबंधित ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स और पेपर 2 के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो सभी के लिए आपको
जो है वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सेशंस देखने को मिलेंगे। तो अगली बार मिलेंगे आप लोगों को इसके साथ किसी और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है इस इंफॉर्मेशन को सीख पाएँ, पढ़ पाएँ और अपना एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाएँ। थैंक यू।